IIT बाबा, एक ऐसा नाम जो पूरे इंटरनेट पर, न्यूज़ चैनल्स पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। Babaji, who's become very popular, known now as IIT Baba. अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, एक IIT ग्रेजुएट जिसने स्पिरिचुअलिटी को अपनाकर देश के करोड़ों लोगों को अपने आइडियाज़ और आंसर्स से सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने इंटरव्यूज़ से हर किसी को अपना फ़ैन बना लिया है। आखिर एक IITian कैसे लाखों का पैकेज छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की ओर चला गया। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि ये इंसान तो नशे में कुछ भी बोल देता है। कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। लेकिन आप जितना ज़्यादा इनके इंटरव्यूज़ और इनके आइडियाज़ सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप इनकी रियलिटी को समझ पाओगे। IIT बाबा के बारे में लोग दो तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग इनकी नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी से अट्रैक्ट होते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें नशा करने वाला और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझता हुआ एक पागल मानते हैं। एक नशे की लत में हमने पाया कि हल्का सा वो कुछ लेते थे तो उससे भी उनका बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा, तो उससे वो डिस्कनेक्ट करने लगे, अपने शब्दों को इधर उधर सेट करने लगे, तो फिर वो बिगड़ गए। ऐसा मैंने उनको अनुभव किया और देखा कि आप संतुलन खो रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक IITian बाबा की नहीं है, बल्कि कहानी है हर एक उस इंसान की जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, मेंटल हेल्थ, चाइल्डहुड ट्रॉमा और टॉक्सिक फ्रेंड्स जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। आखिर क्या है IITian बाबा यानी अभय सिंह की पूरी स्टोरी, समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि ये है कहानी की शुरुआत होती है 3 मार्च 1990 को, जब हरियाणा के झज्जर में जन्म होता है अभय सिंह का। पिता प्रोफेशन से एक लॉयर हैं और माँ एक हाउसवाइफ। अभय की एक बहन भी है। बचपन से ही अभय पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। अभय बताते हैं कि बचपन में उन्हें ड्राइंग और पोएम लिखने का बहुत शौक था। मतलब जैसे बचपन से ही मेरे को ड्राइंग में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने तो पोएम भी बहुत लिखी है ना। 12th तक की पढ़ाई झज्जर से करने के बाद अभय IIT की प्रिपरेशन करने दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ अभय 1 साल तैयारी करते हैं और 2008 में अभय की IIT के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक आती है 731। इसके बाद अभय IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, राइट? नहीं, ये किसी भी आइडियल स्टूडेंट की जर्नी होती, लेकिन अभय का केस बहुत अलग है। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा जब बच्चों को खाने पे उतारो। क्योंकि बचपन में क्या होता था ना, जैसे घर में मारपीट होती थी ना, तो ऐसे बच्चे तुम सिर्फ देख सकते हो। बचपन से ही अभय के घर में उनके पिता माँ को मारते थे। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। घर वालों ने कभी पर्सनल केयर और लव दिया ही नहीं। जैसे बचपन में एक बार घर पे 4 साल की उम्र में, कितना 4th-5th क्लास में एम्प्टी किया था मैंने, फिनाइल पी गया था। इतनी छोटी एज से ही जो उन्होंने अपने घर में देखा, हर एक बार उस एक्सपीरियंस ने अभय के माइंड में इस थॉट को ट्रिगर किया कि बस वो कैसे भी घर से दूर हो जाएं। अभय के पास चाइल्डहुड ट्रॉमा तो था, लेकिन उनके पास एक दूसरी चीज़ भी थी जिसमें वो बहुत अच्छे थे, और वो थी पढ़ाई। अभय ने IIT की तैयारी भी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर IIT जैसा बड़ा कॉलेज मिलता है तो उनके घर वाले उन्हें घर से दूर भेजने से मना नहीं करेंगे। IIT तो मैं इसलिए जा रहा था कि बड़ा कॉलेज होगा तो घर वाले दूर जाने के लिए मना नहीं करेंगे। IIT बॉम्बे में एडमिशन के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ अभय ने फिलोसॉफी और डिज़ाइन के कोर्सेज भी किए। टीचर्स के साथ अभय की इस बात को लेकर बहस होती थी कि वो अभय को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं जो एक्चुअल लाइफ में यूज़ हो सके। वो टीचर से मेरी बहुत बहस होती थी बाद में भी, कि मैं कहा सर आप प्रैक्टिकल तो कुछ बताओ ना, कि जो लाइफ में जो यूज़ कर सके। मतलब थ्योरी में तो ठीक है, उसने ये कहा उसने ये कहा वो सब ठीक है, बट मैं क्या करूँ वो तो बताओ। 2012 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अभय ने मुंबई में एक कोचिंग में 1 साल फिजिक्स पढ़ाई। इस बीच उनका इंटरेस्ट डिज़ाइन की फील्ड में आ गया। जो चीज़ इंसान को पसंद हो वही चीज़ करनी चाहिए, राइट? जो तुमको पसंद है वो चीज़ करो। वो चीज़ तुम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो, ज़िंदगी भर कर सकते हो। और डिज़ाइन में अपने इसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अभय IIT बॉम्बे से ही डिज़ाइन में अपनी मास्टर्स करते हैं। लेकिन एक और चीज़ थी जो अभय को बहुत पसंद थी, फोटोग्राफी। IIT में पढ़ाई के साथ साथ अभय 2 महीने के लिए उत्तराखंड गए, जहाँ उन्होंने फोटोग्राफी सीखी।
फोटोग्राफी से उन्हें इतना प्यार हो गया था कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अभय ट्रैवल फोटोग्राफी की जॉब लेते हैं। 2016 की बात है। अभय फोटोग्राफी के लिए सिक्किम, केरला और अरुणाचल जाते हैं। अब यहाँ आता है अभय की स्टोरी में ट्विस्ट। इतना ट्रैवल करने के बाद वो इन सबसे थक गए या यूँ कहें उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। सब कुछ छोड़ के अभय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। तो फिर ऐसा लगा यार थक गए हो यार तुम बहुत, अभी थोड़ा आराम करो। तो आराम के लिए क्या किया फिर आप? ऐसा छोड़ के वहाँ चला गया धर्मशाला। यहाँ ये लाइफ की बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, जैसे खाना बनाना। फिर आता है ईयर 2017। इस ईयर में अभय मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और सीवियर डिप्रेशन में चले गए। धर्मशाला में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देता है। एक इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई। फिर वो वहाँ पे आई रहने के लिए, जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अंदर तक याद थी। मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा, वो हेल्पलेसनेस वाला। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में। वो मेन डिप्रेशन का कारण वही था। अपनी इन प्रॉब्लम्स की वजह से अभय को थेरेपी तक अटेंड करनी पड़ती है अपने आप को बिजी रखने के लिए। इसके बाद 2 सालों तक अभय दिल्ली में बॉम्बे शेविंग कंपनी में जॉब करते हैं। इसके बाद भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम अभी भी उनके साथ थी। वो दिल्ली में अकेले रहते थे, जिसकी वजह से उनके मेंटल हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था। 2019 में अभय की बहन ने अभय को साथ रहने के लिए कनाडा बुला लिया। मैंने अभय को कनाडा बुलाया तो उस टाइम उनका थोड़ा डाउन फेज चल रहा था। लाइक जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा डिप्रेशन फील करते थे, बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते थे। ना उनका खाने का मन करता था, ना उनका किसी से बात करने का मन करता था। सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते थे और मतलब कि सिर्फ स्मोकिंग एंड ये सब कुछ। यहाँ अभय ने एक नई जॉब स्टार्ट करी जहाँ उनका एनुअल पैकेज था 36 लाख का। कुछ समय अपनी बहन के साथ रहने के बाद अभय कनाडा में भी अलग रूम लेकर रहने लगे। याद रखिए अभय अभी भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। फिर 2020 में आता है कोविड। अब अभय का बाकी दुनिया से इंटरेक्शन लगभग खत्म हो गया और अभय का डिप्रेशन बढ़ता चला गया। कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा और डिप्रेशन की वजह से अभय हेल्पलेस फील करने लगे थे। उनके मन में ये थॉट आने लगा कि वो अब मर जाएंगे। छोड़ देगा क्या तू सब कुछ? है तेरे अंदर हिम्मत? हाँ ठीक है छोड़ देंगे। तो सही में ऐसे विचार आता है कि तू तो मर जाएगा। अभय कहते हैं कि उन्होंने इस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया और उनका मन शांत हो गया। तो मन में ऐसा हो वैसे विचार आया ना कि अच्छा तू तो मर जाएगा अब। हाँ ठीक है मर जाएंगे। और उस जब तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया ना पूरी तरीके से, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। कोविड के दौरान कनाडा में अभय ने मेडिटेशन के बारे में सीखा। अभय की स्पिरिचुअल जर्नी में 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पहला जी कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ता था पहले से ही। ये धर्मशाला से ही पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने कृष्णमूर्ति को। ज्ञान योगी थे ना वो, उनकी टीचिंग तो यही थी, किसी भी गुरु की किसी किताब की अथॉरिटी एक्सेप्ट मत करो। जैसे जय कृष्णमूर्ति को मैं पहला गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से मुझे वो ब्रेक थ्रू रियलाइज हुआ कि हाँ इसके परे कुछ चीज है। और दूसरा सदगुरु। उस टाइम पे मैं सदगुरु को बहुत सुन रहा था। अच्छा, ईशा फाउंडेशन वाले। हाँ, ये यूथ एंड ट्रूथ वाली सीरीज लाइक। ओके। क्योंकि मैं भी ये सब मन के ये सब सवाल ढूंढ रहा था जो कि जनरली यूथ पूछते हैं, तो वो मेरे को भी थे उस टाइप पे जो अभी मेरे से पूछ रहे लोग लाइक सही है, उल्टा हो गया अभी। तो उस टाइम पे जैसे वो सदगुरु के जवाब जो काफी ऐसे सही लगते थे, यार सेंसली बात तो कर रहा है। 2021 में अभय ने सब कुछ छोड़ के कनाडा में जॉब को रिजाइन कर दिया और इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद अभय मनाली गए, जहां उन्होंने एक बुक लिखी, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। इस बुक में अभय ने स्पिरिचुअल और बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें लिखी हैं।
पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ कि देश का हर एक बालक और हर एक बालिका, एक एक बच्चा इस पुस्तक को पढ़े। जे कृष्णमूर्ति के बाद मुझे किसी ने हिलाया है, क्योंकि आपने जो लिखा है, मतलब मेरा वो भाव शायद मैं अभी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन अद्भुत है। एक व्यक्ति को वो बातें इससे समझ में आ सकती हैं जो वो जीवन भर ढूंढ रहा है। अभय सिंह सदगुरु को बहुत मानते हैं, इसलिए वो इंडिया आने के बाद सदगुरु के आश्रम जाते हैं, जहाँ 9 महीने वो सेवक की तरह रहते हैं। अभय बताते हैं कि 2021 के बाद से जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसे महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। बोले 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद अभय मनाली से चलकर 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, चारों धाम जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे, तो उनका जवाब ये था। किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। ये वही है ना, तुम वहाँ पे जवाब ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोचा यार क्यों घूम रहा है तू घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। अभय ने जब डिप्रेशन के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उनके पेरेंट्स कहते थे ये तो डिप्रेशन की एक्टिंग करता है, ये तो पागल हो गया है। बोले जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता है तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। ये अभय सिंह के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। जब उनसे उनके पेरेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। मैं घर पे गया था, घर से भाग गया बाप। अभय को लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पागल कहते हैं या कुछ और। तभी तो चालन तो मैं हूँ, लोगों से फर्क क्या पड़ता मुझे। अभय जब घर पर मेडिटेशन करते थे तब घर वालों ने पुलिस तक बुला ली थी। अरे उन लोगों ने तो बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। अभय के पेरेंट्स ने कहा तू IAS एग्जाम क्लियर कर ले, ताकि हम लोगों को बोल पाएं कि इसने IAS एग्जाम क्लियर कर लिया। मेरे को बोलते हैं कि तो सिर्फ IAS क्लियर कर दे, क्लियर करने के लिए, ताकि हम लोगों को बोल पाए कि इसने क्लियर कर दिया। अभय के केस में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे सोसाइटी और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों पर किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अभय ने बहुत सारी नॉलेज ली है, तो मतलब कि मुझे कुछ गलत नहीं लगता। जिस रास्ते पे जा रहा है वो थोड़ा हमारी समझ से बाहर है, और वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है। जैसे कि अभी मतलब कि मीडिया ही पहुंच जाती है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, अरे बेटा शादी कब करेगा, अरे बेटा अभी क्या कर रहा है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है तुम इसकी शादी कर दो, ठीक है। तो ये सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि आई थिंक मम्मी पापा वो अभी भी उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर नहीं निकले हैं, तो शायद उनको सही ना लगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बैड पेरेंटिंग वाली है। भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। अंधा तो अंधे को कहाँ लेके जाएगा। तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर ऐसे थोड़ी होता है तो वो भी इंसान ही। अब ये तो था अभय का पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेरेंट्स के लिए। अब देखते हैं उनकी फैमिली उनके बारे में क्या कह रही है। जब एक इंटरव्यू में अभय के पिता से अभय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वो इसका इल्म मुझे उस जो कनाडा सर्विस करता था वो यहाँ आ गया, और मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी ले गया, योगासन मेडिटेशन इसके लिए। तो मैंने वो डॉक्टर से बात करी, वो डॉक्टर साहब इसका क्या रुझान है, किस साइड में है। उसने बताया, जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी था, कि भी अध्यात्म की तरफ इसका ज़्यादा लगाव है और उसी साइड में ये बात कर रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इल्म उस समय हुआ इसका। उसने मेरे सामने तो खुल के कभी बातचीत नहीं करी इस मामले में। अगर मैं आध्यात्मिक लाइफ अपनाना चाहता हूँ या मैं संन्यास मार्ग की तरफ जाना चाहता हूँ, तो इस कारण हो सकता है उसने मेरे आगे तो कोई ज़्यादा खुल के बात नहीं की। अपनी मम्मी से कोई बात करता था इस विषय में? मम्मी से भी बात नहीं करता था इस विषय में। अब आप ही सोचिए कि कोई बच्चा चाइल्डहुड ट्रॉमा और टॉक्सिक पेरेंट्स की प्रॉब्लम को फेस करता आ रहा है, तो वो कैसे अपने पेरेंट्स के सामने किसी भी चीज़ के बारे में खुल के बात कर सकता है। अभय के पिता कहते हैं कि पिछले 6 महीने से अभय ने मैसेज था वो भी उसके पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया, और इसकी मम्मी का भी कर दिया, और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। अभय की माँ के बारे में पूछने पर उनके पिता कहते हैं कि जिसका एक बेटा हो और वो सन्यासी बन जाए तो कैसे खुश हो सकता है। अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए, जब मौका भाई फैसला ले लिया, मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे। अभय की बहन ने ये एक्सेप्ट किया कि अभय की फैमिली उन्हें नहीं समझ पाई।
हम आपको नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कोशिश करते थे तब भी नहीं समझ पाते थे। इवन सोसाइटी का प्रेशर हटा के भी हम नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई थिंक कुछ था आपके अंदर जो आपको खींच रहा था उस डायरेक्शन में, एंड हमें उस चीज से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभय की बहन ने अभय की पहली रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बारे में भी बताया। और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उनका पहला रिलेशनशिप था उनमें उसमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इवन उनके ब्रेकअप के बाद भी जब हमने उनको बुलाया कि अभय थोड़ा डाउन फेज में चल रहे हैं, वो तब भी उनसे मिलने आए थे। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अभय की बहन एक किस्सा सुनाती है। अभय जो बोल रहे हैं वो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा से था घर पे। इवन मैं अभी जब भी हम बचपन की बातें याद करते हूँ तो मुझे याद है एक बार जब हम बहुत छोटे छोटे थे, लाइक 6-7 क्लास में, तो हमने एक पेज पे लिख के कि पापा आप मम्मी पर हाथ नहीं उठाओगे, नीचे उनके साइन कराए, और ये अभय का ही आइडिया था। फिर हमने मम्मी के लिए लिखी 2-4 लाइनें कि मम्मी आप पापा के काम में कोई मतलब नहीं अड़ोगी, कोई उनसे ऐसे बहस नहीं करोगी, उनको जैसे अपना काम करना करने दोगी। फिर उसके नीचे मम्मा के साइन कराए। अभय ने बोला कि अगर ये कुछ करते हैं ना तो ये चीज जज को दिखाएंगे कोर्ट में जाके। तो सोचो इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसे आइडिया कैसे आते हैं, उनको कितना इफेक्ट करती होगी वो चीज कि हाँ मतलब कि इनफैक्ट जब अभय IIT में थे तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। आप दो मिनट रोना बंद करो मम्मी प्लीज, रोना बंद करो, मम्मी रो रही है, लेकिन पहली बार थोड़ी ना हुआ है वैसा। हेलो पापा, मम्मी का फोन आया था, रो रही थी। हाँ मैं समझाऊंगा उन्होंने, आप पर आप प्लीज आप वापस उसे उन्हें उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो प्लीज। जिसका टाइटल है वही सवाल। ये शॉर्ट फिल्म YouTube पर भी अवेलेबल है। जब अभय को ये पता चला कि उनके पिता मीडिया के थ्रू उन्हें घर आने के लिए बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये सब नौटंकी है। घर आ जा मतलब क्या होता है? ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वैसा वो सारे नौटंकी भी है ना। ये उनके बहुत सारे रंग है ना, वो आप अभी नहीं जानते ना, वो मैं जानता हूँ। लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना वो भावुक थे। उनको लगा नहीं, उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से उनके। बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर पे बैठ के समझा रहा हूँ, यार समझो यार मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेम से रिलेशन है उसका। अभय सिंह एक दूसरे इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने पिता को माफ कर चुके हैं। हाँ, माफ करने में दिक्कत है यार। यदि मैंने माफ ही नहीं किया होता तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती ना जब मैंने लिखी हुई है। तो माफ तो मैंने उसी टाइम पे कर दिया था कनाडा में, तभी मेरे को वो काइंड ऑफ लाइक वो अहंकार क्षीण होकर वो रियलाइजेशन आया। वो अपनी किताब में लिखते हैं, माई फादर ओनली रिसीव्ड अग्रेशन जजमेंट, सो नाउ ही कैन ओनली गिव दैट। टॉक्सिक पेरेंट्स की प्रॉब्लम आज ना जाने कितने बच्चे फेस कर रहे हैं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से बच्चे जो असल में करना चाहते थे, जिस चीज़ में उनका एक्चुअल इंटरेस्ट था, वो नहीं कर पाते हैं। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 51% इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चे की हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ की जगह उनके करियर में सक्सेसफुल होने को चुना। बहुत कम ही इंडियन पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उनका बच्चा इतना कमाए कि वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके या फिर अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सके। पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंट हुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को जिंदगी के कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अभय सिंह सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर वायरल होना शुरू हुए जब एक रिपोर्टर ने पहली बार उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें अभय ने बताया कि उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। तो रिपोर्टर मानो कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। उनका ये इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि अभय सिंह जो IIT बाबा बन चुके थे, इनका इंटरव्यू लेने और इनसे मिलने लोगों के बीच मानो एक कॉम्पिटिशन सा हो गया। IIT बाबा के बढ़ते फेम और पॉपुलैरिटी की वजह से हर एक न्यूज़ चैनल उनकी कुछ मिनट्स की फुटेज के लिए उन्हें परेशान करने लगे।
एक वीडियो में तो ये साफ दिख रहा है कि इतनी ठंड में रिपोर्टर्स ने इन्हें परेशान कर दिया है। एक रिपोर्टर ने तो उन्हें यार कहकर बुलाया। हमारे साथ है यार, मैं ना बार बार यार कर रही हूँ आपको और लोग मुझे गरिया रहे हैं ढंग से। और बिना पूछे उनका बैग देखने लगी। शब्द बोल सकते हैं। अबे का पूरा सामान मेरे साथ है। ये क्या है? यही सामान है, बाकी सब छोड़ दिया ना मैंने, यहाँ पे यही बचा है बस बाकी। क्या क्या है इसमें? बीड़ी जो आप खाते हो, सारी मेन काम की चीजें, आईपैड, एक कंबल, चार्जर। जितने भी रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आए उनमें से ज़्यादातर सही सवाल नहीं पूछ पाए। हाँ मतलब IIT बॉम्बे से एयरस्पेस इंजीनियरिंग किया ना। अरे बाप रे बाप, इतना सारा करके आप। अरे आपको ये तो पहले से पता ना, ये स्टोरी को क्यों इंटरेस्टिंग बना रहे हो? तो ऑलरेडी हम रियल टाइम लाइन में आते हैं ना, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? मतलब कि हाँ अभी तक लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल चुकी है। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका ये पता है कि आपने IIT की है। धर्म के क्वेश्चन तो पूछो, अब आपने सारे में धर्म का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कभी भी। इतिहास का ही पता नहीं है, माइथोलॉजी बोल रही थी, आधी चीजों को पगला गए हो लोग। मैथमेटिक्स की साइंस है ना, एस्ट्रोनॉमी की साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी की साइंस है। ये तो क्या है, तो स्पेस टाइम कंटिन्यू में भी गायब है तुम्हारा। आधा चेतना का हिस्सा जो है वो एक्चुअली इसका पता ही नहीं कि कहां यहाँ पे कैसे पहुंची। और कुछ रिपोर्टर्स को तो बेसिक नॉलेज ही नहीं था। जैसे एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अद्वैत और अद्वैत अलग है, तो सुनिए IIT बाबा ने क्या कहा। अद्वैत और द्वैत दोनों अलग हैं? अलग तो है ही ना, तभी तो दो शब्द है। ठीक है, अलग तो है ही ना, तभी तो दो शब्द है। एक रिपोर्टर के सवालों से तंग आकर अब रिपोर्टर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देते हैं। अरे यार निकालो यार, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर क्या? अब रिपोर्टर वही रिपीटेडली 4-5 सवाल और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ ही जाएगा। अब अभय सिंह भी बहुत समझदार हैं, जैसे वो सब जानते हैं कि मीडिया वाले उनसे चाहते क्या है, उन्हें सब पता है। दूसरे शब्दों में अब वो मीडिया वालों के साथ खेल रहे हैं। आपको लोग को लग रहा है कि आप सोच रहे हो आप मुझे खिला रहे हो, वो किसी को नहीं पता कि आप मुझे खिला रहे हो कि मैं आपको खिला रहा हूँ। आप सोचते हो कि आप न्यूज़ को उसको स्टोरी को बनाएंगे, फिर इसका क्या है एंगल बनाएंगे सब। बट डाल कौन रहा है, बीज कौन डाल रहा है, उसको पता है कहाँ पे बीज जाने वाला है। लोगों ने अभय सिंह को कई सारे नाम दिए हैं। मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश। उससे पहले भी एक बाबा थे, उन्होंने क्या मशानी गोरख नाम दिया था, एक ने बटुक भैरव। लेकिन जब अभय से पूछा गया कि उन्हें किस नाम से जाना जाए तो उन्होंने रिप्लाई दिया कल्कि। उसका फॉर्मूला भी दिया मैंने, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा। अच्छा, नंबर 100। अच्छा, 1 मतलब विष्णु, 00 मतलब शिवा, मतलब 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। अभय बताते हैं कि IIT बाबा नाम तो होना ही नहीं चाहिए। वो चीज जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ, IIT अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। अभय सिंह बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिसे आम इंसान ने समझ लिया तो उससे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। क्योंकि जब ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना, तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे, समझे आप। तथ्य जब आएगा तब आपको ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या मतलब। फिर यूथ के लिए मेन तो इसमें यही है कि अपना जो ये पुराना जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको ऊपर जाए। यदि तुमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो जवाब वहीं पे मिलेगा। अभय सिंह अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि उनकी फर्स्ट और सेकंड रिलेशनशिप में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका पास्ट का ट्रॉमा एक्टिव कर दिया। एक बंदी थी, उसके साथ रिलेशनशिप था, तो उसने बताया कि जैसे उसका भी साथ ऐसे रेप वगैरह का इंसिडेंट हुआ है उसके साथ। हाँ, तो फिर वो मेरी जो घर वाली जो इंसिडेंट थी, वो सब सारा हेल्पलेसनेस वो सब ट्रिगर हो गया फिर से। अभय की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने अभय को वुमेन एम्पावरमेंट की ओर मोड़ा। IDC की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी, लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। फिर उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका। मगर क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गई। तो उस रात को मैंने उसको बोला ना, तू रुक, भगवान को बुला के
तो ये सब ठीक कैसे होना? तो उसने पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब वैसे आप लोग लग रहा है वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया मैंने जैसे भगवान से, इट्स लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट, नो लाइक भगवान क्या चाहिए। अच्छा, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि अभय हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते हैं, इसमें वो साइंस और धर्म से रिलेटेड बातें नोट करते हैं। ये पूरा तत्व का वो ज्ञान था, ये भी समझा था ना हमने। अभय सिंह अपने आइडियाज़ और जवाबों के साथ साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी दिखते हैं। अभय जब बनारस में थे तभी जूना अखाड़ा के एक संत सोमेश्वरपुरी महाराज से मिलते हैं। बाबा सोमेश्वरपुरी, मैं जूना अखाड़े से हूँ और आप वही क्वेश्चन हर लोग पूछेंगे, मैं पहले आंसर बता देता हूँ इनको। मैं काशी इज अराउंड 40 approximately 40 days back I met him in Kasi Ghats. Then I have found a true seeker in him. So I was interacting. After a while he asked me to introduce to थोड़ा हायर लेवल गुरु लोगों से मिलाने के लिए बोला है। तो क्या हुआ, मैं उनको हमारा अखाड़ा का बड़ा महाराज जी लोगों को से मिलवाया। फिर मैं उसको बोला मैं कुंभ जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, कुंभ में आप सब घूम सकते हो, देख सकते हो। वो अभय को अपने साथ महाकुंभ लाते हैं और जूना अखाड़ा में रहने की परमिशन भी दिलाते हैं। कुछ दिनों तक तो अभय ठीक रहते हैं, लेकिन जूना अखाड़ा के एक और संत बताते हैं कि यहाँ झमेला होने लगा। तो मैंने भी, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, कल नहीं समाज की मानी कुछ भी बात होती तो जूना अखाड़े का नाम नहीं सरता, नहीं कि मेरा नाम नहीं सरता है। काय का नाम नहीं सरता है? जूना अखाड़े का नाम नहीं सरता है। इसलिए मैं ठीक है भाई, भ्रमण कर। अभी कहाँ गए वो? थोड़ा पूछे नहीं, कोई नहीं पता अनार को किसी का नहीं सुने, बाहर जाके डांस करना, वो करना, ये करना। इसके बाद अभय को जूना अखाड़ा से निकाल दिया जाता है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो अभय कहते हैं, जो मेरे साथ में आए थे उन्होंने बोला कि तू 3-4 दिन यहाँ पे रुक, ये इस अखाड़े को देख पहले, ये जूना अखाड़ा कैसे काम करता है ये सब। और क्योंकि उनको भी मैंने यही बताया था, मेरा ये मोटिव तो बहुत पहले से क्लियर है ना, कि मैं तो उस चीज़ को अंदर से देख के समझ के कि हाँ उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो वाली चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे दिक्कत यही है ना, ये बाबा लोगों को जो सही में भक्ति करे, मान लो बिल्कुल भक्ति में तल्लीन होके, अब उसी को इन लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा कितना तल्लीन है यार, ये अपने डांस के अंदर, नृत्य के अंदर, शिव की भक्ति के अंदर समझ रहे हो। और यही लोग उस चीज़ को उल्टा बता रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब सही सत्य बाहर आ रहा है आध्यात्मिकता का, कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आध्यात्मिकता की दुकानें चलाना बंद हो जाएगा, और जो सही में वैराग्य है वो समझ में आएगा लोगों की कि सही में वैराग्य क्या होता है। एक और सवाल जो अभय पर उठाया जाता है और वो है उनके नशे को लेकर। अभय कहते हैं कि मैं बीड़ी भी पीता हूँ, पागल समझो तो समझो। हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ, मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो। चरस पीने के आरोप पर अभय से एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? अभय की नशे की आदत के बारे में उनकी सिस्टर उन्हें डिफेंड करती हैं। वो कहती हैं कि लोग अभय को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप बताओ आप अपने हिसाब से कि आजकल कितने लोग इंडिया में नशा कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, स्मोक हो, हुक्का हो, तंबाकू हो, ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो सब गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं सारे बड़ी बड़ी कंपनी में, अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो वो उनका काम, मतलब वो अच्छे डेवलपर्स नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? उनको कोई क्यों नहीं बोलता कि आप स्मोक करते हो, ये करते हो, वो करते हो? मैं ये नहीं कह रही कि स्मोक करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, बट उससे आप किसी को वैलिड नहीं कर सकते कि वो जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक नहीं है। समझे आप? जी। तो वही चीज आई थिंक एक बार अभय ने भी किसी इंटरव्यू में बोली थी कि जब कोई मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाता तो फिर वो मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएगा। अभय सिंह ने बहुत से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। अभय सिंह ओशो के बारे में कहते हैं कि ओशो को तो मैंने पहले ही फेल कर दिया है। अब वो आपकी तुलना कई लोग ओशो से कर रहे हैं, आपको ये पता चला ये बात? ओशो को तो मैंने पहले ही फेल कर दिया था। कैसे? धर्म नहीं है उसके पास। एक और इंटरव्यू में अभय कहते हैं कि इस्लाम की आइडियोलॉजी सही नहीं है। उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है,
इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है। और कांग्रेस छोटी सोच से निकली हुई पार्टी है। ये सब क्या है यार, ये सब बिल्कुल छोटी सोच से निकली हुई पार्टी है सारी की सारी। ये सब को साफ करेंगे ना ये कांग्रेस ये कैंसर भारत का। IIT बाबा या अभय सिंह की ये स्टोरी सिर्फ एक IIT की नहीं है जो स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गया, या एक ड्रग एडिक्ट या नशा करने वाले की भी नहीं है जो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। जब हम उनकी इस करंट सिचुएशन के रूट कॉज को देखें तो उनकी सिचुएशन के पीछे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो उनकी लाइफ में हुए। बचपन में पेरेंट्स की बिहेवियर की प्रॉब्लम हो, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हो, या उनके कॉलेज के रिलेशनशिप्स हो, जिसने अभय सिंह को आज IIT बाबा बना दिया है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर अभय IIT से नहीं होते तो क्या वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो पाते? आज जहां महाकुंभ में मीडिया अलग अलग बाबाओं की खोज में जनता को पागल बना रही है, वहीं 2018 में GD अग्रवाल जी, जिन्होंने गंगा की सफाई की डिमांड उठाते उठाते अनशन में अपने प्राण गंवा दिए। इनफैक्ट ये भी एक IITian थे जिन्होंने IIT रुड़की से ग्रेजुएशन की थी। आज इनकी बात कोई नहीं कर रहा है, ना ही कोई न्यूज़ चैनल इनकी स्टोरी बता रहा है। अभय सिंह की बातों और आइडिया से आपको धर्म और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना तो मैं उनसे मिला हूँ, ना ही आप मिले हैं, और ना ही कभी मिलेंगे। तो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के बेसिस पर किसी भी पर्सन को जज करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें नहीं पता कि अभय के अपने पास्ट में कितने बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। किसी दूसरे इंसान के साथ ये सब होता तो गलत कदम भी उठा सकता था, लेकिन इसकी जगह अभय ने धर्म को चुना, जो ये बताता है कि अंत में सभी सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बच्चों पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। पेरेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ? तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ना कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। मुझे पता है कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन आपको ज़रूरत है एक्चुअल में अपने बच्चों को समझने की कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। माता पिता तो हैं ही, लेकिन दोस्त जैसा व्यवहार, बैठाल के उनके मन की बात पूछना, उनके मोबाइल को चेक करना, उनको बताना कि ये गंदा मार्ग है, ये अच्छा मार्ग है, आपको कभी ऐसा हो तो मेरे से बात करो। बच्चों को इतना बल हो जाना चाहिए, मतलब मेरे मम्मी पापा तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकता। अब उनका जीवन अच्छा बन जाएगा। जब वो जो संतों के कथन के अनुसार चल रहे हैं तो आप उनका और सहयोग कीजिए और आप उनको प्यार के द्वारा उनकी जांच करते रहिए। तो वो एक अच्छे देश सेवक या अच्छे समाज सेवक या अच्छे भगवान के प्रसन्न करने वाले भक्त जो चाहें वो बन सकते हैं। तो यही चरित्र की नींव यही है। जो माता पिता चूक कर बैठते हैं बच्चों को शिक्षा देने में या अपने आचरणों के द्वारा, आपके आचरणों की सबसे बड़ी शिक्षा पड़ेगी। याद रखिए, देयर इज़ नो जनरेशन गैप बट देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप। तो ये थी IIT बाबा अभय सिंह के केस की पूरी स्टोरी। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो से आप तक क्या मैसेज पहुंचा है। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे दो मोटिव थे। पहला ऑब्वियसली अभय सिंह की लाइफ स्टोरी बताना, और दूसरा टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में लोगों को अवेयर कराना। और मेरा ये मैसेज पेरेंट्स तक पहुँच पाया है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। हो सकता है इस वीडियो में मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल बातें की हो, लेकिन सच को आप लोगों तक सामने लाना जरूरी था। इस वीडियो में कई बातों से आप एग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोगों के IIT बाबा के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसे और वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।